नमस्कार, मैं आपके साथ महादेव बम शंकर हूँ। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं संजय कुमार जी, और इनसे बात करेंगे कि हरियाणा में जो अप्रत्याशित नतीजे आए हैं, तो क्या उसका अगले साल जो चुनाव होने वाला है दिल्ली का, वहाँ पर, या फिर अभी हाल में महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पर असर होगा। आज इसी पर बात करेंगे, और असर होगा तो कैसा होगा, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल में ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। वहाँ पे जीतने के लिए 45 से ज़्यादा, मतलब 90 सीट है तो 46 सीट चाहिए थी, और तमाम एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि आराम से 55 सीटें तक कांग्रेस को दी जा रही थी। लेकिन उसके एकदम उल्टा हुआ है। फुल मेजोरिटी से कांग्रेस ने तीसरी बार बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, और कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, संजय जी क्या देखते हैं? सबसे पहले तो एग्जिट पोल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है। एग्जिट पोल सतह पर कोई काम नहीं करता है, और जो उसका विज्ञान है वो अवैज्ञानिक है। उसका कोई मतलब नहीं था, पहले भी नहीं मतलब था, अभी भी नहीं मतलब है। पहले चूँकि जातिवाद पर ज़्यादा वोट होता था तो एक मोटा मोटी आंकड़ा निकाल लिया जाता था, उससे तुक्का कभी फिट हो जाता था, कभी नहीं होता था। आज के ज़माने में भी यही है, कभी तुक्का फिट हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जहाँ तक एग्जिट पोल से इतर की बात है, तो हरियाणा की जो परिस्थिति थी पिछले 10 सालों में, बीजेपी की सरकार ने कोई ख़ास काम नहीं किया, तो हरियाणा के लोगों में गुस्सा निश्चित रूप से थी। हरियाणा के लोगों में गुस्सा निश्चित रूप से थी, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो पाया वोट में। इसकी जो वजहें हैं, इसके कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि बीजेपी ने बिना किसी सुगबुगाहट से माइक्रो लेवल पर बहुत काम किया है। विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल पर उसने जातिवाद को साधा है वहाँ पे, और गांव-गांव में उसने इस तरह से मैनेज किया है बूथ लेवल पर, जो किस तरह से के वोट किस डैमेज करने से, किसको किससे खड़ा करा देने से कांग्रेस का वोट नुकसान हो और हमारा जो एक मुश्त वोट है वो आ जाए। इस लेवल पर काम किया है। मुझे लग रहा है कि इसी के कारण उनको जीत मिली है, बाकी काम के बल पर उनको कोई वोट नहीं मिला है। जो उनका कैडर वोट था, उसी कैडर में थोड़ा सा और प्रलोभन दे करके, जैसे वहाँ हरियाणा में सामाजिकता अभी भी है, पंचायतों का बहुत वैल्यू है, तो लास्ट मोमेंट में सैनी ने पंचायतों को 5 लाख से बढ़ा करके सीधा 21 लाख कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लग रहा है कि गांव लोगों में। दूसरी बात, जो अखिल भारतीय छवि है विपक्षी पार्टियों की, वो बहुत धूमिल है। लोकसभा इलेक्शन में कुछ सीटें ज़रूर ले आई, लेकिन वो भी एक तुक्के की तरह से ले आई। उसका तुक्के नहीं, उसका एक कारण था कि बीजेपी से भी बहुत लोग ज़्यादा खुश नहीं थे, तो जो पेंडुलम में थे वोटर वो उधर चले गए, इसलिए यूपी में कुछ ज़्यादा वोटें आ गई विपक्षी पार्टी की। विपक्षी पार्टियां अभी खुद जो है स्थिर नहीं हो पा रही है, उसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उसको लीड कर सके। किसी की अखिल भारतीय छवि क्या 2-4 राज्यों में भी ऐसा नहीं है कोई भी नेता जिसको 2-4 राज्यों में। संजय जी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अभी, क्योंकि इसके बाद हरियाणा के बाद अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, अभी झारखंड में है, फिर दिल्ली में भी है अगले साल। तो जब अभी 3 इम्पोर्टेंट स्टेट में इलेक्शंस है, तो इसमें इसका इम्पैक्ट क्या होगा हरियाणा का? किसी भी विधानसभा चुनाव का दूसरे राज्यों पर कोई असर नहीं होता है, ये भी सर्वविदित है, पहले से ये मान्य है। सेंटर में कुछ हो जाता है और राज्यों में कुछ हो जाता है, इसलिए इसका इम्पैक्ट पड़ना ये अति उत्साही बात है। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ज़मीनी स्थिति ये है कि लोग पूरे देश में बीजेपी से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन उसके सामने त्रासदी ये है कि विपक्षी दलों में भी कोई अच्छे उम्मीदवार सामने नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो बीच का जो मार्जिन है, पेंडुलम वाली स्थिति जनता के मन में है कि क्या करूं, किसको दूं ना दूं, वो बहुत मार्जिन बढ़ा रहा है, और वो खुद भी नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि हम किसको दूं किसको ना दूं। तो वो उसी टाइम में डिसाइड होता है, वोटिंग बूथ पर ही जा कर के भी डिसाइड होता है, या हो सकता है कि वोटिंग से एक दिन पहले डिसाइड हो जाए कि चलो इस बार इसको दे देते हैं।
लेकिन वो अन्यमनस्क भाव से वोट देते हैं अभी। तो इसलिए सूरत हाल ये है कि झारखंड, महाराष्ट्र, कहीं भी बीजेपी का बहुत ज़्यादा कुछ लोग खुश नहीं हैं बीजेपी से। मुश्किल वही है कि वहाँ भी विपक्षी पार्टियाँ सही नहीं हैं। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि अभी हवा किस तरफ जा रही है, आगे कौन कौन से चेहरे नए आ रहे हैं, किस में संभावनाएं दिखती है, उसके बाद ही कुछ पता लगाया जा सकता है। संजय जी, लेकिन एक सवाल ये है कि जीती हुई बाजी एक तरीके से कांग्रेस हारी है, तो इसका आप कांग्रेस के ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि उसके मनोबल पर तो ये बड़ा गहरा धक्का लगा है, जो तमाम मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि कांग्रेस की वापसी होगी। और क्योंकि 2-2 साल तो 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हरियाणा में था, जाट वोटर नाराज, कांग्रेस वोटर नाराज, अग्निवीर को लेकर नाराजगी, वो तमाम चीज़ें थी। उसके बावजूद अगर सत्ता में आई है तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? मैं इसको सिर्फ कांग्रेस के लिए सिर्फ एक इलेक्शन से सेटबैक नहीं मानता हूँ। मैं पूरी तरह से आपको कांग्रेस का भविष्य बता रहा हूँ। कांग्रेस पूरी तरह से गर्त में जा चुका है और जनता की नज़रों में कांग्रेस कभी उठ नहीं सकती। कभी एक राज, कभी 2 राज, कभी 5 राज, ऐसे ही होगा। बाकी अभी दूर दूर तक कांग्रेस का री इमर्ज होने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। हाँ, तो लेकिन इसके इंडिकेशंस आपने नहीं बताया कि महाराष्ट्र में और झारखंड में क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? इस चुनाव का कोई इम्प्लीकेशन किसी दूसरे राज्य में नहीं होगा। जहाँ तक महाराष्ट्र और झारखंड की ज़मीनी स्थिति है, तो मैंने पहले ही बताया था कि ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से वहाँ की जनता ज़्यादा खुश है और ना ही विपक्षी पार्टियों में वो आशातीत किरण नज़र आ रही है। इसलिए जनता के मन में अभी क्या है वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहा है। वो हवा के रुख के हिसाब से देखा जाएगा कि किसकी हवा चल रही है, किसकी हवा ख़त्म हो रही है। उसके बाद वो अपना जो कैडर वोट है, जैसे बीजेपी का हो गया या कांग्रेस का वोट है, वो तो रहेगा ही, उसके पास भी है, उसके पास भी है। लेकिन ये जो बीच का मार्जिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब उधर भी जो बहुत ज़्यादा समर्थक था बीजेपी का, वो भी थोड़ा सा निराश हो रहा है। 10 साल 15 साल से एक ही आदमी की सरकार है और उसमें जो छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं, मोदी सरकार आने के बाद छोटे लेवल के कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा पर्सनल फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे कांग्रेस जो इतने दिनों से चल रही है, कांग्रेस का एक क्या था कि छोटे छोटे लेवल पर कार्यकर्ताओं को वो ठेकेदार बना देता था और उससे उसका व्यक्तिगत फ़ायदा होता था, इसलिए वो अपने साथ 150 को जोड़ लेता था। वो इंदिरा गांधी के टाइम से ही शुरू हो गया था, जो कि अब तक चलता आ रहा था। लेकिन मोदी के आने के बाद ये सारी फिलॉसफी ख़त्म हो गई है। अब कोई भी छोटे कार्यकर्ताओं को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो छोटे कार्यकर्ता अब सिर्फ कैडर न हो करके सिर्फ वोटर रह गया है। तो ये बहुत बड़ा भारतीय राजनीति में चेंजेज है। तो इसके लिहाज से इम्पैक्ट बस सिर्फ इतना होगा कि विपक्षी पार्टियां हैं, लोगों को और होगा कि अरे यार कोई काम का नहीं है वो भी, तो इसलिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जाहिर तौर पर संजय जी का मानना है कि इसका, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस हारी है तो मनोबल उसका गिरेगा और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में जो एक प्रमुख दल के तौर पर कांग्रेस है तो उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो कम होगी। और क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि आम आदमी पार्टी को भी साथ में लेके लड़ती, क्योंकि इतने वोट उसने काटे हैं, जितने वोट से लगभग बीजेपी से वो अलग अलग सीटों पर हारी है उतने वोट आम आदमी पार्टी ने काटे हैं। तो अगर उसको भी साथ ले लेती तो मुझे लगता है कि उसका ज़रूर कांग्रेस को फ़ायदा होता। लेकिन कांग्रेस मान के चल रही थी कि इस बार किसी भी कीमत पर हम आ ही रहे हैं, तो एक तरीके से कहने का है वो अहंकार वाला फैक्टर भी था। इसी के साथ महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।